इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ कपलिंग, यानी जो एम्पलीफायर्स है उन एम्पलीफायर्स को मल्टी स्टेज में जोड़ने के लिए जो कपलिंग की जाती है उसके कितने मेथड हैं, किस प्रकार से कपलिंग की जाती है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए हम लोग बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं एम्पलीफायर्स। ठीक है, इस सेगमेंट में हम लोग एम्पलीफायर पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर्स, एम्पलीफायर्स को कितने भागों में क्लासिफाई करेंगे, कैसे कैसे क्लासिफाई करेंगे, वही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ स्टेज के आधार पे हमने आपको बताया था, हमने दो भागों में इसको क्लासिफाई किया था, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर और मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। ये टॉपिक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, वो आप लोग चले जाइए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां पे अवेलेबल है। क्लियर हुआ? और एम्पलीफायर भी आप लोग एक बार वहां से पुराने वीडियोस देख लीजिएगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ये सब बहुत अच्छे से हम लोग डिटेल में पढ़े हैं। अब देखिए सिंगल स्टेज में जब तक एम्पलीफायर होता है तब तक वहां कपलिंग का कोई बात ही नहीं होता। जब हमें मल्टी स्टेज एम्पलीफायर बनाना होता है तब आता है कपलिंग की बात। कपलिंग मतलब आप ऐसा समझिए कि जैसे आपके पास दो एम्पलीफायर है। अच्छा, इसको पहले एग्जांपल समझिए। जैसे रेलगाड़ी आप लोग देखे हैं, ये एक रेल का डिब्बा है और ये दूसरा रेल का डिब्बा है। तो जब आप इसको जोड़ेंगे इन दोनों डिब्बे को, तो बीच में कोई ना कोई टेक्नोलॉजी का तो प्रयोग करेंगे ना इन डिब्बों को जोड़ने के लिए, तो यही हो गया कपलिंग। अब अगर मान लीजिए आपके पास केवल एक ही डिब्बे का रेलगाड़ी है, जैसे एक बस हो गया, तो अब उसमें थोड़ी कोई कपलिंग का कॉन्सेप्ट होगा। तो उसी प्रकार वो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर मतलब केवल एक रेल का डिब्बा, ओनली रेल का इंजन, तो वहां पे कपलिंग का कोई मतलब नहीं है। जब आप मल्टी स्टेज मतलब एक बड़ी रेलगाड़ी बनाएंगे तब जाके आपको कई रेलगाड़ी के डिब्बों को जोड़ना पड़ेगा। उसी प्रकार मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में हम लोग कई एम्पलीफायर को जोड़ के उसको कई स्टेज में बनाते हैं ताकि एम्पलीफिकेशन अच्छा मिले। तो उसके लिए एक स्टेज से दूसरे स्टेज को जोड़ने के लिए जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं वही कहलाता है कपलिंग। ठीक, अब ये जो कपलिंग है ये कई प्रकार से हो सकता है। जैसे ये पहले स्टेज का एम्पलीफायर है और ये दूसरे स्टेज का एम्पलीफायर है। और आप जानते हैं एम्पलीफायर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ट्रांजिस्टर का। एम्पलीफायर जो बनता है वो ट्रांजिस्टर से बनता है। ट्रांजिस्टर का ही प्रयोग करके हम लोग एम्पलीफायर बनाते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये नहीं कि एग्जाम में पूछ दे कि एम्पलीफायर किससे बनता है और आपको पता ही ना, आप उसमें पीएन जंक्शन डायोड या फिर एलईडी या कुछ और टिक करके चले आए। तो एम्पलीफायर जो है वो ट्रांजिस्टर से बनता है, यानी ट्रांजिस्टर का प्रयोग एम्पलीफायर बनाने में किया जाता है। तो अब यहाँ पे इन दोनों हमें ट्रांजिस्टर को जोड़ना है, इन दोनों एम्पलीफायर को जोड़ना है, तो इनके बीच में रेजिस्टेंस और अगर कैपेसिटेंस लगा के जोड़ेंगे तो वो हमारा बन जाएगा आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। अगर इन दोनों के बीच में आप ट्रांसफार्मर लगा के किसी तरह कपल किए तो वो हमारा बन जाएगा ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। अगर आप इनमें इन दोनों एम्पलीफायर में अगर आप इंडक्टेंस और एक कैपेसिटेंस लगा के जोड़ेंगे तो वो एलसी कपल्ड बन जाएगा। अगर बिना कोई डिवाइस लगाए डायरेक्ट दोनों को जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। समझ में आया? तो यही कपलिंग आपको पढ़ना है। जब ये कपलिंग पूरा हो जाएगा तो फिर उसके बाद एक अनदर क्लासिफिकेशन है, वो है प्राइमरी फंक्शन के आधार पे, फिर आपको वोल्टेज एम्पलीफायर और पावर एम्पलीफायर, फिर बाद में आपको ऑपरेटिंग कंडीशन के आधार पे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास ए बी एम्पलीफायर पढ़ना है। ठीक, यही पूरा आपको पढ़ना है। तो आज फिलहाल हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ कपलिंग, यानी ये जो चारों कपलिंग के मेथड है इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बारी बारी। तो यहाँ पे देखिए, ये सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे आज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे एक आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का यहाँ पे ये एक सर्किट डायग्राम बना हुआ है। अब देखिए आप लोग एक काम करिए, इससे पहले इसी यूनिट में जो मैंने एक वीडियो बनाया था कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सिंगल स्टेज का, पहले जाके उसको जरूर से देख लीजिए। क्यों? क्योंकि जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे आपको ये आरसी कपल्ड समझ में नहीं आएगा। और एक बार आप वो देख के कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सिंगल स्टेज का समझ लेते हैं तो आपको ये समझने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दो एम्पलीफायर है, ये बीच में इसको डिवाइड किया गया है। ये इतना ये सर्किट ये कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का है एक स्टेज का, और ये दूसरा वाला सर्किट आप देख पा रहे होंगे एकदम बिल्कुल सेम है। जैसे ये सर्किट है वैसे ये भी है। ये हमारा एम्पलीफायर है, ये सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, ये भी एम्पलीफाई करेगा। तो ये डबल स्टेज का है। अब इन दोनों स्टेज को हमें आपस में जोड़ना है, तो बीच में यहाँ पे क्या लगाया गया है? रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस। तो ये हमारा क्या बन गया? आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। अब यहाँ पे इसके कंपोनेंट देख लीजिए। ये पहले स्टेज का पहले देखिए, ये डॉटेड लाइन के इधर वाला ये हमारा ट्रांजिस्टर है। इसमें पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग करने के लिए रेजिस्टेंस R1 R2 और ये RE लगा दिया गया है। तो ये तीनों मिलकर इसकी बायसिंग करेंगे। कौन सी बायसिंग करेंगे? पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग करेंगे। अब यहाँ पे इमिटर बाईपास कैपेसिटर, यहाँ पे ये CE लगा दिया गया है। क्यों लगा दिया गया है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, पिछले वीडियो में बताया गया था।
यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस RC है, लोड रेजिस्टेंस, क्योंकि पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे ये पहला कैपेसिटर C1 है जो यहाँ से इस इनपुट सिग्नल से केवल और केवल AC को यहाँ बेस पे आने देगा, DC को ब्लॉक कर देगा। ठीक, कैपेसिटर DC को ब्लॉक कर देगा ताकि इसकी बायसिंग ना बिगड़े। तो इसकी बायसिंग किस बैटरी से है? इस प्लस VCC बैटरी से जो वोल्टेज चला है उसने इसके कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस कर दिया है और इस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर दिया है, जिससे ये हमारा ट्रांजिस्टर किसकी तरह काम करेगा? एम्पलीफायर। अब यहां से ये जो इनपुट सिग्नल जो आया है, ये छोटे से इनपुट सिग्नल को यहाँ ये कलेक्टर वाले पार्ट पे यहाँ पे एक बड़े से सिग्नल में एम्पलीफाई कर देगा। चाहे तो हमारा ये पहले स्टेज का आउटपुट आप यहीं से लेके खुश हो जाइए, नहीं तो अगर आपको डिजायर्ड एम्पलीफिकेशन नहीं मिला, आप इसे और एम्पलीफाई करना चाहते हैं, तो यहाँ एक और कैपेसिटेंस लगा के अब ये जो पहले स्टेज का आउटपुट है इसको दूसरे स्टेज के इनपुट में जोड़ दीजिए। तो अब ये दूसरे स्टेज का इनपुट यहाँ से शुरू होगा। तो फिर से ये दूसरे स्टेज का सर्किट देख लीजिए, यहाँ पे R1, R2 और RE इसकी बायसिंग कर रहे हैं। ये इमीटर बाईपास कैपेसिटर है, यानी इस बैटरी के वोल्टेज से इस रेजिस्टेंस से होते होते और इस रेजिस्टेंस से होते होते यहाँ का कलेक्टर रिवर्स बायस हो जाएगा और यहाँ का इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, जिससे ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। अब इसमें जो इनपुट मिल रहा है वो पहले स्टेज का ये जो इनपुट था, ये पहले स्टेज का इनपुट था। देखिए ये इस इनपुट को इसने एम्पलीफाई किया, तो ये पहले स्टेज का आउटपुट जो सिग्नल है वही सेकेंड स्टेज के लिए इनपुट का काम करेगा और यहाँ बेस से जोड़ दिया जाएगा। अब ये जो सिग्नल है ये इससे यहाँ से बेस से होकर आएगा और वापस एम्पलीफाई होके और बड़े सिग्नल में बदल जाएगा और हमें यहाँ पे ये दूसरे स्टेज के यहाँ कलेक्टर पे एक कैपेसिटेंस लगा के हम यहाँ पे आउटपुट ले लेंगे। तो जो सिग्नल यहाँ पे छोटा सा वीक सिग्नल था वो दो स्टेज में एम्पलीफाई होकर एक अच्छा सिग्नल, बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल बन गया। ये वीक सिग्नल का मतलब समझ रहे हैं ना? आप जाइए ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन में पढ़िए, बहुत अच्छा वीडियो है, काफी लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। वहां पे जो एम्पलीफिकेशन जो पढ़ाया गया है, जिसमें क्यू पॉइंट जो है ट्रांजिस्टर बाइसिंग में, वहां पे जो क्यू पॉइंट पढ़ाया गया है उसमें आपको यहाँ पे बताए थे कि बाइसिंग क्यों की जाती है। ठीक, तो यहाँ पे ये जो सिग्नल है वो एम्पलीफाई होने का मतलब ये हुआ कि इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया। ठीक है, किसी भी सिग्नल का जब आप एम्पलीट्यूड उसके फ्रीक्वेंसी में बिना कोई छेड़छाड़ किए, इस सिग्नल के फ्रीक्वेंसी में बिना कोई छेड़छाड़ किए अगर आप इसके एम्पलीट्यूड को एम्पलीफाई कर देते हैं तो एम्पलीट्यूड यहाँ पे बढ़ गया, तो इस सिग्नल की इंटेंसिटी यानी तीव्रता बढ़ गई। ठीक है, तो इस सिग्नल का जो है वो एक तरह से कहिए कि क्या कहते हैं कि उसकी वो बढ़ जाएगी। अरे भाई, वो माइक होता है ना, जैसे आप लोग माइक का जो यूज करते हैं, जो भोपू होता है, तो जब आप माइक में धीरे से बोलते हैं तो आपका आवाज लाउड स्पीकर से बहुत तेज सुनाई देता है। तो सेम प्रक्रिया होती है एक्चुअल में। वहां पे जो वो होता है लाउड स्पीकर, ये जो माइक होता है उसके अंदर यही RC कपुल्ड एम्पलीफायर ही लगा होता है, क्योंकि RC कपुल्ड एम्पलीफायर जो होता है ना, इसकी जो ऑडियो फिडेलिटी होती है वो बहुत ही एक्सीलेंट होती है। ये RC कपुल्ड एम्पलीफायर का प्रयोग ऑडियो सिग्नल को एम्पलीफाई करने में किया जाता है। ठीक है ना, ऑडियो सिग्नल का रेंज आप लोग जानते हैं, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक का जो सिग्नल है वो ऑडियो रेंज में आता है। ऑडियो रेंज मतलब इसी फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल को हमारा कान सुन सकता है। अगर 20 हर्ट्ज से कम का सिग्नल होगा तो वो हमारा कान नहीं सुन पाएगा, और 20 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से ज्यादा का सिग्नल होगा तो भी हमारा कान नहीं सुन पाएगा। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच का जो सिग्नल होता है वही केवल हमारा कान सुन पाता है। तो वैसे सिग्नल को ही ये RC कपुल्ड एम्पलीफायर क्या करता है? एम्पलीफाई करता है। तो समझ में आया ना? 20 हर्ट्ज से कम होगा तो वो सब सोनिक में आ जाएगा, और 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा का सिग्नल होगा तो वो सुपर सोनिक में चला जाएगा। ठीक है ना, और ये जो रेंज है वो सोनिक रेंज है जो हमारा कान सुन सकता है। अब यहाँ पे हम लोग ये आप सर्किट तो अच्छे से समझ ही गए पूरा। ये जो CC है यही है हमारा कपलिंग कैपेसिटर। ये पहले स्टेज को दूसरे स्टेज से कपल करता है। ठीक, मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका नोट्स बना लीजिए क्योंकि क्वेश्चन इसी में से पूछे जाएंगे। सबसे पहला कि RC कपल्ड एम्पलीफायर किसके लिए यूज होता है? तो ये वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के लिए यूज होता है। इट प्रोवाइड्स एक्सीलेंट ऑडियो फिडेलिटी, मतलब ऑडियो रेंज का जो सिग्नल है, जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, उसके लिए ये एक्सीलेंट एम्पलीफायर का काम करता है ओवर ए वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। इन दिस सर्किट द आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज इज कपल्ड टू इनपुट ऑफ द नेक्स्ट स्टेज थ्रू कपलिंग कैपेसिटर CC। वही तो मैं अभी सर्किट में आपको बता रहा था।
अब हम लोग इसका जल्दी से फंक्शन देख लेते हैं इस सर्किट का। देखिए फंक्शन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, क्योंकि ये जो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर अलग से कुछ नहीं है भाई। ये जो मैं पिछले टर्न पे पिछले लेक्चर्स में जो मैं आपको कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर पढ़ाया था सिंगल स्टेज का, बस वही तो है। ये बस दो सर्किट लेके, दो कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का सर्किट लेके दोनों को जोड़ दिया गया इस सीसी के थ्रू, तो उसी की पूरी थ्योरी चलेगी। इसीलिए इसके फंक्शन वाले में मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, ये सब मैं ऑलरेडी वहां पे पढ़ा चुका हूं। द रेजिस्टेंस R1 R2 और RE क्या कर रहे हैं, वो बाइसिंग और स्टेबिलाईजेशन सर्किट फॉर्म करते हैं। इसके अलावा द इमिटर बाईपास कैपेसिटर CE ऑफर्स लो रिएक्टेंस पाथ टू AC सिग्नल, विदाउट CE द सिग्नल करंट फ्लोइंग थ्रू RC वुड बी डिस्टर्ब द बाइसिंग। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन यहां नहीं बताऊंगा, आप लोग जाइए कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर वाला देखिए वीडियो, वहां पे पूरा हिंदी में भी उसका ये पूरा हिंदी में वहां पे नोट्स है अवेलेबल। मैं दोबारा ये रिपीट हो रहा है इसलिए मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करूंगा। द कपलिंग कैपेसिटर CC अलाउस ओनली AC सिग्नल ऑफ फर्स्ट स्टेज टू द नेक्स्ट स्टेज एंड ब्लॉक DC। दिस प्रिवेंट्स द DC इंटरफेरेंस बिटवीन वेरियस स्टेज। अब ये भी वहां पे बताया हुआ हूं, फिर भी यहां पे एक बार अच्छे से बता देता हूं। देखिए अगर आप ये CC नहीं लगाएंगे ना, तो यहां पे जो इसका DC जो इसके कलेक्टर को रिवर्स किया है, इसके इमिटर को फॉरवर्ड बायस किया है, ये पूरा का पूरा DC बिगड़ जाएगा और यहां से DC वोल्टेज कुछ इधर चला जाएगा। मैं नहीं चाहता कि इसका DC वोल्टेज डिस्टर्ब हो, इसीलिए यहां पे कैपेसिटर लगाया जाता है कि ये जो पहले स्टेज का एम्पलीफाई होकर AC सिग्नल मिला है वही केवल इस बेस पे आगे बढ़ पाए, DC यहीं पे रुक जाए ताकि इसकी बाइसिंग न बिगड़े। यही नहीं, इसका DC अगर इधर जाएगा तो इसकी भी बाइसिंग बिगाड़ देगा। इसीलिए ये जो कैपेसिटर यहाँ पे ये और ये लगा है, आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि इन्हीं दोनों कैपेसिटर के बीच में ये पूरा सर्किट है। तो ये दोनों कैपेसिटर एक ब्रिज का काम कर रहे हैं, माने ये ब्रिज ऐसा ब्रिज है जो अपने ऊपर से केवल और केवल अपने अंदर से AC को जाने देगा, तो AC इसके अंदर से जाएगा और AC इसके अंदर से निकलेगा। DC जो इसके अंदर वोल्टेज था वो इसी के अंदर फंसा रहेगा, जिससे इसकी बाइसिंग डिस्टर्ब नहीं होगी। सेम केस इसके लिए। अच्छा वो DC आ कहां से रहा है, वो इस VCC से आ रहा है। ये R1 और RC के रास्ते जो DC आया है उसी ने इस ट्रांजिस्टर को की बाइसिंग की है, कलेक्टर को रिवर्स बायस में कर दिया है, इमिटर को फॉरवर्ड बायस। सेम VCC यहां से इस R1 के रास्ते और RC के रास्ते जो आया है उसी ने इसकी DC बाइसिंग की है, कलेक्टर को रिवर्स किया है, इमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया है, जिसके कारण ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है। अगर ये कैपेसिटेंस ये वाला ना हो, ये वाला ना हो, तो इसका DC निकल के इधर या इधर भाग जाएगा, जिसके कारण बाइसिंग बिगड़ जाएगा। ठीक है, यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है, बार बार रिपीट करना पड़ता है इन सब चीजों को। अब देखिए यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन आप लोग पढ़िएगा, कोई मतलब नहीं है, ऑपरेशन अब मैं बता चुका हूं। व्हेन AC सिग्नल इज अप्लाइड टू द बेस ऑफ द फर्स्ट स्टेज ट्रांजिस्टर, देन इट एम्पलीफाइड सिग्नल अपीयर्स अक्रॉस कलेक्टर लोड रजिस्टर RC। This amplified signal is fed to the base of the next stage transistor through coupling capacitor CC. The second stage further amplifies the signal, hence overall gain is increased. अरे भाई यही तो मैं चिल्ला के शुरू से बता रहा हूँ ऑपरेशन, कि ये पहले स्टेज के बेस पे जो इनपुट सिग्नल मिला है इस RC वाले टर्मिनल पे, कलेक्टर वाले टर्मिनल पे आउटपुट में आ गया, फिर इसका आउटपुट फिर सेकेंड स्टेज के लिए इनपुट का काम किया, और ये फाइनल आउटपुट ये सेकेंड स्टेज वाले के कलेक्टर वाले टर्मिनल पे यहाँ पे हमें मिल गया RC वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक, इस प्रकार से सिग्नल एम्पलीफाई हो गया। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या होता है, ये वोल्टेज गेन और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ होता है। कहां से फ्रीक्वेंसी कहां से आया, यहाँ पे एक बार फिर से आइए, ये जो आपने इनपुट सिग्नल दिया है ये AC सिग्नल होता है, तो AC का कोई ना कोई तो फ्रीक्वेंसी होगा। तो मान लीजिए जो इनपुट सिग्नल आपने दिया है उसका कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी है, कोई एक फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, कई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल को हम इसमें एम्पलीफाई करेंगे और इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स चेक करेंगे। मतलब मान लीजिए जैसे मैं 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक के सभी फ्रीक्वेंसीज को एम्पलीफाई करके मैं चेक करूंगा कि किस फ्रीक्वेंसी के लिए ये सर्किट अच्छे से काम कर रहा है, किसके लिए वोल्टेज गेन अच्छे से मिल रहा है। समझ, एक मिनट जरा समय ये इसको सही कर लूं। हाँ देखिए, मैं ये जो इनपुट सिग्नल है ना, इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक के सभी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को इसमें से इसको दूंगा और यहां से आउटपुट मैं लूंगा।
और देखूंगा कि जो ये 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक का जितनी भी फ्रीक्वेंसीज इसमें से गुजरी हैं, जो एम्पलीफाई हुई हैं, उसके लिए गेन, वोल्टेज गेन और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन कैसा बन रहा है, वही ग्राफ कहलाता है इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। तो यहाँ पे आके ग्राफ में देखिए, जब इसका ग्राफ बनाया जाता है तो ऐसा ग्राफ आपको दिखाई देगा। कैसा ग्राफ दिखाई देगा, यहाँ पे देखिए, ये जीरो फ्रीक्वेंसी, फिर फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो हमें पता चला फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ेगा तो लो फ्रीक्वेंसी वाले के लिए ये सर्किट जो है वो कम गेन देता है, यानी जो 20 हर्ट्ज या 50 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी होगी उसके लिए वोल्टेज गेन कम है। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे फिर उसके लिए गेन यहाँ पे बढ़ेगा और बीच में यहाँ गेन सबसे ज्यादा कांस्टेंट रहेगा, फिर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो उसके लिए गेन कम होगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक डाटा ले लेता हूं, मान लीजिए यहाँ पे लोअर फ्रीक्वेंसी मैंने शुरू किया था 20 हर्ट्ज से, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो गया वो 20 किलो हर्ट्ज तक गया। तो आप देख पा रहे होंगे बीच के फ्रीक्वेंसी के लिए गेन कांस्टेंट है, इससे कम फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज के आसपास के फ्रीक्वेंसी के लिए भी वोल्टेज गेन कम है और 20 किलो हर्ट्ज के आसपास के ज्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए भी वोल्टेज गेन कम है। तो बीच का फ्रीक्वेंसी जहां तक आपको वोल्टेज गेन ठीक ठाक मिल रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे कि उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस उस फ्रीक्वेंसी के लिए अच्छा है और उसी को बैंड विड्थ भी बोला जाता है। सुनिए, अब इसके लिए फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के लिए अब आपको पहले यहाँ पे कुछ डाटा के थ्रू समझाता हूं। मान लेते हैं जो इसका मैक्सिमम गेन है वो AV है, ठीक। अब यहाँ पे AV जो है, इस AV का लगभग 70% निकालिए। ये 70% आता कहाँ है, AV बटे √2 करिए तो ये आएगा लगभग AV इंटू 0.707, यानी AV का 70%। अगर AV 1 है तो उसका 70% कितना, 0.707 AV आ गया। अब यहाँ पे इतना गेन जहां मिल रहा है, 2 पॉइंट पे आप यहां डॉट कर लीजिए, उसके करेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगा वो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोला जाएगा और इसके करेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगा वो अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोला जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए मान लीजिए लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज आ गया और ये जो अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो मान लीजिए 20 किलो हर्ट्ज आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया अगर 50 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी को आप इसमें भेजेंगे इस RC कपल्ड एम्पलीफायर में तो उसके लिए वोल्टेज गेन कम है, इसको बोला जाएगा लो फ्रीक्वेंसी रीजन। इसके लिए ये सर्किट अच्छा गेन नहीं दे रहा है। 50 हर्ट्ज से ज्यादा और 20 किलो हर्ट्ज के बीच की जो फ्रीक्वेंसी है उसके लिए इसका गेन ठीक ठाक है। ये देखिए इतना गेन अच्छा मिल रहा है, वोल्टेज गेन। फिर अगर 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा तब भी इसका वोल्टेज गेन कम हो जा रहा है। तो जितने के बीच में, यानी यहां से यहां तक का जो रेंज होगा वो कितना होगा, F2 माइनस F1। इसी F2 माइनस F1 का जो रेंज होगा उसी को बोला जाता है बैंड विड्थ। यानी इतने फ्रीक्वेंसी रेंज जो मिड फ्रीक्वेंसी रीजन है उतने तक के फ्रीक्वेंसी को ये अच्छे से एम्पलीफाई कर रहा है, क्योंकि उसके लिए गेन 70% से ज्यादा है, 70% से 100% के बीच में गेन है, उसी को हम लोग बोलेंगे उसका बैंड विड्थ। ठीक है, जिस फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए गेन 70% से 100% के बीच में रहता है उस फ्रीक्वेंसी के रेंज को हम लोग बैंड विड्थ बोलते हैं और वो मिड फ्रीक्वेंसी रेंज हो गया। समझ में आया, ये इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होता है। एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है और वाई एक्सिस पे क्या है, वोल्टेज गेन। अब यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए। द कर्व रिप्रेजेंटिंग द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर विथ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व। The curve shows that the voltage gain increases at low frequencies while it decreases at high frequencies. In mid frequency range, the voltage gain remains constant. यही तो मैं समझा रहा हूं कि लो फ्रीक्वेंसी में भी वोल्टेज गेन कम हो जा रहा है, हाई में भी कम हो जा रहा है। अच्छा, क्यों हो रहा है वो अभी मैं बता रहा हूं आपको। जबकि मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में गेन ठीक ठाक है, 70 से 100% के बीच में। अब लो फ्रीक्वेंसी रेंज, जैसे कि मैंने बोला, मान लीजिए 50 हर्ट्ज F1 की वैल्यू आई है, ठीक। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए पहले गेन आ गया AV का आपने निकाला 70%, तो AV का 70% जिस फ्रीक्वेंसी लोअर फ्रीक्वेंसी पे आया वो हमारा लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, वो मान लीजिए 50 हर्ट्ज है। तो 50 हर्ट्ज से कम का जो रीजन है वो कहलाएगा लो फ्रीक्वेंसी रेंज। एट लो फ्रीक्वेंसीज द रिएक्टेंस ऑफ कपलिंग कैपेसिटर CC इज वेरी हाई। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर का जो इंपिडेंस होता है XC बराबर 1/2 पाई FC होता है।
तो जब आप लो फ्रीक्वेंसी पे होंगे तो ये फ्रीक्वेंसी कम होगा, तो ये XC यानी इंपीडेंस क्या है, बढ़ जाएगा कपलिंग कैपेसिटेंस का, जो एक स्टेज से दूसरे स्टेज को कपल कर रहा था CC। जब इसका इंपीडेंस बढ़ जाएगा तो वो गेन को क्या कर देगा, कम कर देगा। आप समझ में आया लो फ्रीक्वेंसी पे क्यों गेन कम हो जाता है, क्योंकि जो कपलिंग कैपेसिटर C1 है उसका इंपीडेंस बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होने पे, ये फ्रीक्वेंसी कम होने के कारण इसका इंपीडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि ये बटे में है, जिसके कारण गेन कम हो जाता है। अब आता है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी F1। इसको कैसे डिफाइन करते हैं वही मैंने बताया। इट इज डिफाइंड एज द फ्रीक्वेंसी एट विच द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज गेन इन लो फ्रीक्वेंसी फॉल्स टू 1/√2, यानी 70% ऑफ द मिड फ्रीक्वेंसी रेंज। यानी मिड फ्रीक्वेंसी का जो गेन AV था इसका 1/√2 टाइम्स जो होगा, जिस फ्रीक्वेंसी पे होगा उसी को लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी F1 बोलेंगे, और ये लगभग 70% होता है। ठीक है, यही इसका लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी F1 हो जाएगा। और सेम एक इसी पे फ्रीक्वेंसी आपको मतलब अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी मिलेगा। अब आते हैं मिड फ्रीक्वेंसी रेंज। मिड फ्रीक्वेंसी रेंज का मतलब हुआ 50 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच का रेंज। In middle frequency range, the voltage gain of amplifier is uniform because resistors value are independent of frequency changes। इस रेंज में आपने देखा कि मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में वोल्टेज गेन क्या था, कांस्टेंट था। अब आते हैं लास्ट में हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। हाई फ्रीक्वेंसी रेंज यानी जब 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा हम लोग जाएंगे तो इन द फ्रीक्वेंसी रेंज ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज द वोल्टेज गेन फॉल्स ड्यू टू लोडिंग इफेक्ट। तो लोडिंग इफेक्ट के कारण ये लास्ट में ये हायर फ्रीक्वेंसी पे जब जाएंगे, ये 20 किलो हर्ट्ज से आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे गेन, वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना। ये मिड फ्रीक्वेंसी रेंज यहाँ से यहाँ तक बैंड विड्थ आप निकालेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक F2 है, यहाँ से यहाँ तक F1 है, तो F2 माइनस F1 निकालेंगे तो इतना ही तो आएगा ना। यही तो है मिड फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट इज डिफाइंड एज द फ्रीक्वेंसी एट विच मैग्नीट्यूड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी गेन इज 1/√2, यानी 70.7% टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मिड फ्रीक्वेंसी गेन। क्लियर हुआ। अब जैसे ना अगर आपको नहीं समझ में आया ना तो मैं लास्ट में एक डाटा दे के समझा देता हूँ फाइनली। देखिए मान लीजिए जो मैक्सिमम मिड फ्रीक्वेंसी पे गेन है वो 100 है। ठीक, अब ये फ्रीक्वेंसी 0 से लेके मान लीजिए यहाँ पे 30 किलो हर्ट्ज तक बढ़ा है। अब जब आप इसको फ्रीक्वेंसी 0 से 5, 5, 10, 5, 15, 20, जैसे ही F1 बराबर आप, अच्छा 20 नहीं 50 लिए थे, मान लीजिए 50 हर्ट्ज, 20 मान लीजिए यहाँ पे 20, 30, 40, 50। जब आप 50 हर्ट्ज पे आते हैं तो मान लीजिए 50 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी के लिए, ध्यान से सुनिएगा, 0 से लेके 50 हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने गेन कैलकुलेट किया, सब पे गेन कम आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी का सिग्नल लगाता हूं तो मेरा गेन जो है वो कितना आ जाता है, वो आ जाता है 70.7 आ जाता है। मैक्सिमम गेन कितना था, 100। अभी 50 हर्ट्ज पे कितना आ गया, 70। तो बस रुक जाइए, यही हमारा 50 हर्ट्ज क्या है, F1 है। अगर ये 70 हर्ट्ज पे आता है, अगर 70 हर्ट्ज पे ये 100 मैक्सिमम 100 गेन के सापेक्ष में 70 अगर गेन आया तो हम बोलेंगे 70 हर्ट्ज हमारा F1 है। अगर ये मान लीजिए आता है 85 हर्ट्ज पे, 85 हर्ट्ज पे मैक्सिमम गेन अगर 100 है और 85 हर्ट्ज पे 70 गेन आया तो हम बोलेंगे 85 हर्ट्ज हमारा F1 है। समझ में आया। यहाँ पे हमने डाटा ले लिया है 50 हर्ट्ज, तो 50 हर्ट्ज पे गेन कितना आ गया, 70। अब यहाँ से यहाँ के बीच में 70 से 100 के बीच में गेन हुआ, यानी 50 हर्ट्ज से यहाँ F2 हमने कितना ले लिया है, 20 किलो हर्ट्ज, क्योंकि ये ऑडिबल रेंज का मैक्सिमम लिमिट होता है। तो यहां पे मान लीजिए 20 किलो हर्ट्ज पे भी F2 का मान 20 किलो हर्ट्ज पे भी F2 का मान 100 से घट के कितना हो गया, 70। अब अगर 20 किलो हर्ट्ज से आप ज्यादा का फ्रीक्वेंसी का सिग्नल, इनपुट सिग्नल यूज करते हैं तो गेन 70 से भी कम होके हो सकता है 60 और 50 हो जाए, तो इसीलिए हम इसको छोड़ देंगे। 70 से 100 के बीच में जो गेन जिस फ्रीक्वेंसी के लिए रहता है वही फ्रीक्वेंसी हमारा कहलाता है बैंड विड्थ। अब इससे देखिए अच्छा तो आपको कहीं नहीं समझ में आएगा, ठीक है। आप इसको बार बार रिवाइंड करिए और समझने की कोशिश करिए बैंडविड्थ और ये रिस्पांस जो मैं पढ़ा रहा हूं ये क्या कह रहा है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ते हैं और खत्म करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे हम लोग थे बैंडविड्थ नहीं, यहाँ पे अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया था बैंडविड्थ।
बैंडविड्थ भी मैं आपको बता चुका हूं, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ओवर विच द वोल्टेज गेन इज इक्वल टू ग्रेटर देन 70.7% ऑफ द मैक्सिमम गेन इज नोन एज बैंडविड्थ। दैट मीन्स द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस F2 माइनस F1 गिव्स द मेजर ऑफ बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीफायर। वो उसका बैंडविड्थ है, हर एम्पलीफायर का एक बैंडविड्थ होता है। तो F1 यहाँ पे इस एम्पलीफायर के लिए कितना बैंडविड्थ है, 50 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक का बैंडविड्थ है। यानी अगर आपको कोई सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अगर इनके बीच में है, अगर आप उसको एम्पलीफाई करेंगे इस एम्पलीफायर से तो बहुत अच्छा एम्पलीफिकेशन होगा। अगर 50 हर्ट्ज से कम के सिग्नल को एम्पलीफाई किए तो उसमें गेन कम हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा के सिग्नल को आप एम्पलीफाई करना चाह रहे हैं इस सर्किट से तो भी उसका गेन कम हो जाएगा। ठीक, ये हो गया बैंडविड्थ। अब हम लोग इसका एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर हैज एक्सीलेंट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ओवर द ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज। यही तो मैं कब से चिल्ला रहा हूं कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज यानी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक का सबसे अच्छा इसका होता है। देखिए ये 20 हर्ट्ज इसी तरह हम लोग ले रहे हैं क्योंकि ये ऑडिबल रेंज का लोअर लिमिट है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कहीं 50 हर्ट्ज ले रहे हैं कहीं 20 हर्ट्ज, कोई दिक्कत नहीं है। वो आप चाहे तो यहाँ 50 हर्ट्ज भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है खास। ये ना थोड़ा सिमिलैरिटी के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं 20 से 20, तो ये मतलब याद करने में आसानी होता है। द कॉस्ट ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर इज वेरी लो, ये भी सही है। डिसएडवांटेज क्या है, द आरसी कपल्ड एम्पलीफायर हैव लो वोल्टेज एंड पावर गेन। याद रखिएगा आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का पावर गेन बहुत कम होता है। ठीक है, ये मेनली किसके लिए यूज होता है, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के लिए यूज होता है, लेकिन इसका पावर गेन बहुत कम होता है। क्लियर हुआ ना। और ऑडिबल रेंज की फ्रीक्वेंसी के लिए ये अच्छा एम्पलीफिकेशन देता है। दूसरा डिसएडवांटेज है, दे हैव टेंडेंसी टू बिकम नॉइजी। ठीक है, इनके अंदर एक नॉइजी होने का टेंडेंसी, कभी कभी आप देखेंगे कुछ प्रॉब्लम होती है इंपीडेंस मैचिंग में, तो माइक में बहुत तेजी से एक जो है तीक्ष्ण बीप की आवाज निकलती है जिससे एकदम माइंड चिड़चिड़ा हो जाता है, तो वही नॉइज होता है। ठीक, वो इंपीडेंस मैचिंग न होने के कारण अच्छे से ऐसा होता है। और उसके बाद यहाँ पे इंपीडेंस मैचिंग इज पुअर। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इंपीडेंस मैचिंग नहीं हो पाता है, पुअर होता है। इंपीडेंस मैचिंग पे एक मैंने बहुत अच्छा लेक्चर बनाया था, इमीटर फॉलोअर सर्किट। इमीटर फॉलोअर सर्किट का प्रयोग इंपीडेंस मैचिंग के लिए किया जाता है। ये इंपीडेंस मैचिंग क्या होता है ये मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, आप लोग जाइए पुराने वीडियोस देखिए, वहां पे पढ़ाया गया है। ठीक है ना। इमीटर फॉलोअर सर्किट का प्रयोग इंपीडेंस मैचिंग में किया जाता है। अगर इंपीडेंस मैचिंग अच्छे से नहीं होगा तो वो सर्किट में फिर नॉइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक, तो इस सर्किट की है कि ये समस्या होती है। समस्या ये होती है कि सर्किट का इंपीडेंस मैचिंग अच्छा नहीं होता है। बिकॉज ऑफ दिस ए वेरी लिटिल पावर कैन बी ट्रांसफर्ड। इंपीडेंस मैचिंग न होने के कारण बहुत ही स्मॉल पावर ही अगले स्टेज तक ट्रांसफर हो पाता है। ये इसका डिसएडवांटेज है। मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बीएससी 4th सेमेस्टर फिजिक्स का ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है, यूनिट नंबर 6 से रिलेटेड है। आपको ये पूरे इस यूनिट के वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वहां पे बीएससी 4th सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट नंबर 6 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, नोट्स के नाम से। वहां पे आपको सारे ये वीडियो मिल जाएंगे क्रम से। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।